Hello everyone, welcome to fourth part of Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988। हमने अभी तक 3 लेक्चर देख चुके हैं। मेजर कंटेंट मेरा उसी 3 सेशंस में था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिंक दी है। आई रिक्वेस्ट यू, अ सिंसियर रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो 3 सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 सेशन देख लीजिए, उसके बाद फोर्थ वाला सेशन शुरू देखिएगा। इसके बाद में मैं एक डेडिकेटेड सेशन डालूंगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, जिसमें हम वो डेफिनेशन, बड़ी सी एक पेज की जो डेफिनेशन है वो कवर करेंगे और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ठीक है, सो हमने देख लिया था अपील टू हाई कोर्ट सेक्शन 49 तक के पूरा। मैंने एक चार्ट भी बना के दिया था जिसमें हमने पूरा अपील का फ्लो देखा था। आपने अपनी बुक में ड्रॉ कर लिया होगा आई अज्यूम। नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शन 50 व्हिच इज स्पेशल कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट अब आपने इतना पढ़ चुके हो, कुछ स्पेशल नहीं रहा होगा क्योंकि हर एक्ट में स्पेशल कोर्ट का सेक्शन होता है। लेट्स से इसमें क्या होता है। The central government in consultation with Chief Justice of High Court shall trial an offence punishable under this act by notification designate one or more such court as special court। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कोई भी 3-4 कोर्ट को उठा के बोल देंगे स्पेशल कोर्ट फॉर पीवीपीटी, ये स्पेशल कोर्ट फॉर ये वाला एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट है, जिसमें सिर्फ इसी एक्ट के अंदर के जितने भी ऑफेंसेस है उसका ट्रायल होगा। ओके, while trying an offence the special court shall have the powers and while trying an offence under this act, special court shall also try an offence other than offence referred to above with which the accused may under the civil court procedure shall be charged at the same trial। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है, the special court shall not take cognizance of any offence punishable under this act except upon a complaint in writing made by authority या officer of central government or state government who has been ऑथराइज्ड इन राइटिंग। ठीक है, सिर्फ ये दोनों का रिक्वेस्ट पे ही स्पेशल कोर्ट जो है वो केस का ट्रायल करेगा। उसके बाद में उन्होंने एकदम लास्ट वाले पैराग्राफ में टाइमलाइन दे दी कि इसमें जितने भी ट्रायल्स होंगे वो सारे 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। The provision of Code of Criminal Procedures 1973 shall apply to proceeding before a special court and the person conducting the prosecution before special court shall be deemed to be public prosecutor। जो भी बेसिकली वकालत कर रहे हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। सेकंड पैराग्राफ कुछ नहीं है, थर्ड पैराग्राफ, अ पर्सन, अब कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा उसकी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है। has been in practice of advocate for less than 7 years और special public prosecutor में of practice not less than 10 years। तो अगर सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए वकील की, एडवोकेट की, और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो कम से कम 10 साल की। ओके, appeal and revision, the high court may exercise as far as applicable all the powers conferred by chapter blah 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 or chapter this of code of criminal procedures on high court as if special court within the local limit of jurisdiction of high court where a court of sessions trying case within the local limit of jurisdiction of high court। मतलब कि हाई कोर्ट जो नॉर्मल कोर्ट के ऊपर जितने भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, सेम पावर्स हाई कोर्ट के पास रहेंगे टू एक्सरसाइज ऑन स्पेशल कोर्ट। ओके, नाउ सेक्शन 53, आई थिंक हमने सेक्शन 53 पहले ही देख लिया था। इसकी जो पेनल्टी है मैंने पहले लेक्चर में कवर कराया था कि पेनल्टी रहेगी जेल 1 साल से 7 साल तक की, उसके बाद में 25% का फाइन, राइट, और प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन। ठीक है, मैं सीधा नीचे जो चार्ट दिया है उसे पढ़ता हूं। मोटिव, अगर ये 3 मोटिव की वजह से आप कोई काम कर रहे हो तो यू आर लायबल अंडर दिस एक्ट, टू डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ और टू अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, कोई भी टैक्सेस या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू अगर आप बचाने के लिए कुछ गफला कर रहे हो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेंज कर रहे हो, तो यहां पे आप कवर हो जाओगे। टू अवॉइड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, अब ये क्या बात है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्या हुआ ना, बैंकरप्सी में क्या होता है ना, मान लो मैं सुगम, मैं बैंकरप्ट हो रहा हूं, मेरे नाम पे 3 प्रॉपर्टी थी, ए बी सी, 3 प्रॉपर्टी थी, मैं बैंकरप्ट हो रहा हूं तो मेरी तीनों प्रॉपर्टी बेच दी जाएंगी, राइट। लेकिन मैं होशियार था, मेरे को पता था कि मैं बैंकरप्ट होने वाला हूं, तो मैंने क्या किया ना, ये प्रॉपर्टी जो सी प्रॉपर्टी थी ये मैंने मेरे दोस्त के नाम पे कर दी।
ठीक है, मेरे को पता था मैं बैंकक्रप्ट होने वाला हूं, तो मैंने सी प्रॉपर्टी मेरे दोस्त के नाम से कर दिया, गम के नाम से। तो अब जो बैंकक्रप्सी में आएगा तब ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी आएगी। मैं होशियार था, मैंने कर दिया, लेकिन सरकार मुझसे ज्यादा होशियार है। उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर तुम अपने क्रेडिटर्स को पैसा देने से बचना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा, हम इसे भी आपकी प्रॉपर्टी मान लेंगे। ओके, ठीक है। और अगर मेरी प्रॉपर्टी मान ली मतलब इसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन मान लेंगे बेसिकली। तो और इस लॉ में उसका, इस एक्ट में उसका ट्रायल होगा। हु इज पनिशेबल, कौन पनिशेबल रहेगा? दोनों पनिशेबल रहेंगे, सुगम भी अगम भी। बेनिफिशियल ओनर भी पनिशेबल रहेगा और बेनामीदार भी पनिशेबल रहेगा, या कोई तीसरा पर्सन जिन्होंने इसकी मदद की। पनिशमेंट कितनी रहेगी? अपन देख चुके हैं, 1 साल से 7 साल तक की सजा या 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, ठीक है। सेक्शन 53 हो गया। सेक्शन 54 और 54A दोनों नए सेक्शन, 54A अमेंडमेंट है, नया सेक्शन है, छोटा सा पढ़ लेना, मैं कवर करके आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नाउ विल डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 56, रिपील ऑफ प्रोविजंस ऑफ सर्टेन एक्ट। ठीक है, सोचोगे ये क्यों कवर कर रहा हूं, इसमें एक ही लाइन काम की है, मैं पूरा पढ़ता हूं फिर बताता हूं। सेक्शन 81, 82, 94 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 66 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 281A ऑफ इनकम टैक्स आर हियर बाय रिपील। लेकिन उसके बाद की एक लाइन पढ़ो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट 281 जितना जम्मू एंड कश्मीर को लगता था उतना जम्मू एंड कश्मीर को अभी भी लगेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? सोचो, वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेक्शन था 281A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये रिपील हो गया ये एक्ट के आने के बाद, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी ये सेक्शन वैसा का वैसा लगेगा जैसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखते हो तो ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब जब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लगा ही नहीं, तो ये एक्ट जिन प्रोविजंस को रिपील कर रहे हैं वो प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर से रिपील भी नहीं हो सकते। राइट, बंद हो गई। जम्मू एंड कश्मीर से वो प्रोविजंस रिपील भी नहीं हो सकते, इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक्ट 281A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया से हटके, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वैसा का वैसे ही लगेगा। हालांकि अब इन सब में चेंजेस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया है। ओके, बट जब तक नहीं होता है तब तक हम पढ़ते हैं। सर्टेन ट्रांजेक्शंस टू बी नल एंड वॉइड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर सेक्शन 24 के बाद में, अगर आप सेक्शन 24 का नोटिस देने के बाद में अगर आप वो प्रॉपर्टी को लेके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो हम उसे नल एंड वॉइड मानेंगे। उसके बाद में एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 63, नोटिस एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इनकम टैक्स में बड़ी दिक्कत आती थी, ए वो नोटिस देता था और जो असिस्सी होता है वो नोटिस को ही चैलेंज कर देता है कि आपकी नोटिस ही इनवैलिड है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे झंझट ही खत्म कर दी, एक्ट में ही लिख दिया, नो नोटिस, समन और ऑर्डर, डॉक्यूमेंट और अदर प्रोसीडिंग फर्निश्ड और मेड और इश्यूड और टेकन टू हैव बीन फर्निश्ड और मेड और इश्यूड, कितना भारी लिखा है, shall or pursuant of any of the provision of this act shall be invalid or shall be deemed to be invalid merely by a reason of any mistake, defect, omission in the notice, in summon या फिर order, document or any other proceeding, if the notice, order, document or other proceeding is in the substance and effect in conformity with or according to the intent and purpose of the act। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट है इसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे अगर गलती से कोई दिक्कत, अगर जिसने नोटिस दिया उसकी वजह से गलती से मिस्टेकनली अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे गलती नहीं मानेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज इंटेंशनल। ठीक है, इतना बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो अगर गलती से गलती हो गई तो हम उसे बस उसी रीजन की वजह से हम नोटिस को इनवैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा पीबीबीटी खत्म होता है, बस एक डेफिनेशन बची है जिसका मैं इसके बाद सेशन बना के डालूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।